Hello scholars, welcome to Dakshinai classroom. In this video, we are going to discuss DT10 physics part. Now in this paper, there were three main topics. One was your rotational motion, then SHM and then waves. Now most of the questions in this paper is very easy. Now some of the questions are tricky. I wouldn't say they are difficult, but they are tricky. So we will discuss those as well. Now this video solution will only be helpful to you if you first solve the questions by yourself. If you have not solved the questions by yourself, I would suggest that you first solve the question paper by yourself, then you look at the answer. Now in this video, there will be a solution to all the problems of physics, but you can directly go ahead and check out the problem that you need help with. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो सिंपल सा क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे इन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक आपका प्लेट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। तो यहाँ पे सेंटर ओ है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज नॉट गिवन बाई। पे अटेंशन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉट गिवन बाई। तो जो एक्सिस है सारे बना देते हैं पहले। तो ये हो गया आपका I4 लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है। ये आपका दिया हुआ है I2, यहाँ से क्रॉसिंग ये है आपका I1 और यहाँ से क्रॉसिंग ये है आपका I3। ये आपका कॉर्नर से होके जा रहा है, डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो नॉट गिवन बाय की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब इसको आप ऐसे डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि सर I1 और I2 जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखोगे कि सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सिंस वो सिमेट्रिकल है, आप ये भी लिख सकते हो कि सर I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I/2। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्योंकि I1 और I2 में क्या फर्क है, स्क्वायर प्लेट है ना, कोई फर्क नहीं है। सो स्क्वायर प्लेट में I1 और I2 में कोई फर्क नहीं है, उनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो कि सर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I/2, वेयर I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम लॉजिक इफ आप इस पे लगाओ I3 एंड I4 पे, तो क्या बोलोगे कि सर I3 प्लस I4 इक्वल्स I एंड I3 प्लस I4 इक्वल्स I। और यहां सेम लॉजिक लगाएंगे कि सर जो I3 है और जो I4 है ये दोनों क्या है, स्क्वायर प्लेट में सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल समझ रहे हो? नाउ सिमेट्रिकल है तो क्या बोलोगे कि सर दोनों की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। तो आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर I3 इक्वल्स I4 इक्वल्स I/2। नाउ थ्योरेटिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम I1 और लेटर से I3 इन दोनों पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। बट सिंस ये स्क्वायर प्लेट है और उनकी वैल्यूज क्या है, सेम है, सो इवन इफ आई राइट I1 प्लस I3, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इवन इफ आई राइट I2 प्लस I4, ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ये जो चार एक्सिस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेट यू कैन टेक एनी टू कॉम्बिनेशन, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो और उसका वैल्यू क्या आएगा, I आएगा। सिंस ये स्क्वायर प्लेट है इसलिए, रेक्टेंगुलर प्लेट होगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि तब आपका डिफरेंट वैल्यूज आएगा। क्लियर है, हो जाएगा सबका। तो इसमें ऑप्शन में नंबर 1 दिया हुआ है I1 प्लस I2, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 है I3 प्लस I4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 I1 प्लस I3, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सबको ऐड कर दिया तो वो I नहीं होगा, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ I। ये किसका पेपर है, -1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट एट द मिडिल पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है कि एक रॉड है जो बीच में बेंट है और यहाँ पे आपका एक्सिस है पॉइंट O। अब यहाँ पे एंगल उन्होंने लिखा हुआ है थीटा। रॉड का मास M था, लेंथ L था। बेंट होने के बाद क्या बोलोगे, सर ये हो गया M/2 और ये हो गया L/2। सो कंसिडर एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेंट रॉड। मतलब ये एक्सिस है आपका, कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे।
अब इसमें यह पूछ रहे हैं देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज। नाउ अब देखो इसको हम एक सिंपल भाषा में ये समझ लो कि बेंट रॉड है, वेरीफाई करके देख लेते हैं कि आपका ये जो थीटा है इसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको कई पार्ट में ब्रेक करते हैं, हर पार्ट का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। वो इंटीग्रेशन भी क्या है, समेशन ही है। इंटीग्रेशन होता है हमें भी पता है, बट इंटीग्रेशन इज इवेंचुअली व्हाट, समेशन। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का करना हो तो आप अल्टीमेटली क्या करते हो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ठीक है, बट अल्टीमेटली इंटीग्रेशन इज आल्सो व्हाट, इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे भाई इनफाइनाइट पार्ट तो है नहीं, यहाँ पे हमको केवल दो रॉड है, ये एक्सिस है, एक रॉड ये मिला, एक रॉड ये मिला, दोनों का सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दें तो वही टोटल होगा, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो कितना आएगा, m/2 L/2 होल स्क्वायर बाई 3 होता है, क्योंकि एक एंड पे है, ठीक है, बीच में होता है तो बाई 12 होता है, ठीक है। सो ये हो गया इसका, और ये दोनों सिमेट्रिकल हैं तो क्या कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, चलेगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नाउ तो अब ये कितना आया, ml स्क्वायर बाई 4 to 8 24 and 2 12, ml स्क्वायर बाई 12। इसमें एंगल का कहीं कोई रोल ही नहीं, मीनिंग ये जो थीटा उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्रैप बिछा के रखा है आपको, या आओ इसमें गिर जाओ तो ट्रैप में, लेकिन उन्होंने अच्छे से ट्रैप बिछाया नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको ऑप्शन देना चाहिए था इन द टर्म्स ऑफ थीटा, तब गलत करते लोग, तो उनको आंसर थोड़ा सा और कंफ्यूज आपको अच्छे से किया नहीं ना भाई, थीटा क्वेश्चन में दे दिया, आंसर में थीटा है नहीं, तब कैसा, अच्छा क्वेश्चन बनाना था तो उनको आंसर में भी थीटा लिखना था, तब एक साथ सब गलत करते हैं। चलो अगला करते हैं, नहीं बहुत गलत करते हैं लोग। देखो आप ये याद रखो कि कभी कभी जेई में ज़्यादा होता है, नीट में भी कम होता हो, कभी कभी वो क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसा डिटेल देंगे जिसका कोई यूज़ ना हो और आंसर में भी आ जाएगा, केवल आपको ट्रैप करने के लिए कि आप गलत करो और गलत करके आप माइनस लेके जाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर सो प्लेस दैट दे टच ईच अदर। तो भाई ठीक है, 3 रिंग को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है चलेगा। नाउ साइज सेम दिख नहीं रहा है, बट अज्यूम दैट इट इज सेम। 3 rings each of mass m and radius are so placed that they touch each other. The radius of gyration of the system about the axis as shown. Axis कहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका एक एक्सिस दिखा रखा है और बोल रहे हैं कि ये एक्सिस के अराउंड आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, m², बट रेडियस ऑफ गायरेशन की डिफिनीशन लिखनी होगी तो आप ये बोल सकते हो कि एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे सारे के सारे मास को पुट कर दे कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, सेम आए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसको m² के इक्वल कर दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा, नाउ 3 रिंग है यहाँ पे तो तीनों का ऐड करते हैं, हो जाएगा। नाउ ये रिंग है, इसके बीच से जा रहे हैं, क्या आ जाएगा, mr²/2। mr² तब होता है जब ये वाली एक्सिस हो, ये एक्सिस पे mr²/2 होता है, ठीक है। सो एक रिंग का हो गया mr²/2 प्लस ये वाली रिंग का क्या बोले कि सर सेंटर ऑफ मास से ले जाओ और फिर क्या कर दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सो mr²/2 प्लस mr² विच इज हाउ मच, 3/2 mr²। सो 3/2 mr² मल्टीप्लाइड बाई 2, यही होगा टोटल। और ये टोटल क्या कर दें, m² लिखें क्या, 3m²। कितने लोगों ने गलत किया m², किसी ने नहीं किया। ये ध्यान रखना कि आप लोग को याद रहता है कि सर m² है, लेकिन जो m होता है वो टोटल मास होता है, नॉट मास, ठीक है। तो यहाँ पे एक m इसका, एक इसका और एक इसका, तो टोटल क्या लिखोगे, 3 टाइम्स m टाइम्स k²। मास को कर दो कैंसिल,
ठीक है, तो आर स्क्वायर बाई 2 3r², क्योंकि 2 से यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, हाँ, r² बाई 2 प्लस 3r² विच इज 7r² बाई 2. So 7r² बाई 2 इक्वल्स टू 3k². सो यहां से आपका आ जाएगा k इक्वल टू व्हाट, r√of 7/6. अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट masses m1, m2 एंड m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ अल्फा. कोई नहीं, ए लिखते हैं बट अल्फा लिखें, कोई बात नहीं है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ अल्फा है, m1 है, m2 है, m3 है. नाउ आगे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है, क्या होता है, हाइट. पक्की बात है, चलो. अबाउट एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1, मीनिंग ये जो एल्टीट्यूड है वो m1 से पास होके जा रहा है, मतलब ये ऊपर वाला, ये एक्सिस है आपका. ठीक है. नाउ सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैन आई से दैट द एल्टीट्यूड विल बी बाइसेक्टर ऑफ दिस अपोजिट साइड. तो क्या बोलें, ये अल्फा था तो ये हो गया अल्फा बाई 2, ये हो गया अल्फा बाई 2. एंड सिंस आपका एक्सिस m1 से पास होके जा रहा है एंड m1 इज सपोज टू बी पॉइंट मास, सो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, 0. तो ये क्या हो जाएगा, m2 प्लस m3 अल्फा बाई 2 स्क्वायर, यही होगा. सो m2 प्लस m3 अल्फा स्क्वायर बाई 4 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सबका सही है, पक्का, तुम्हारा गलत है, निकाले थे फर्स्ट, एक थर्ड कर दिए. चलो कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इन द nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग देयर आर. nth नॉर्मल मोड, कोई भी आसान सा एक बना लो, ठीक है, आपको ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है. इफ़ नहीं याद हो आपको कि सर nth नॉर्मल मोड में कैसे करें, सीधे इक्वेशन दिमाग में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या करो, एक स्ट्रिंग आपका स्टैंडिंग वेव जो बनता है बना लो. इतना तो कर सकते हो ना, स्टैंडिंग वेव में बना लिया. ये कौन सा नॉर्मल मोड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा है, सेकंड नॉर्मल मोड, क्योंकि यहाँ पे 2 लूप है. ठीक है. सो ये सेकंड नॉर्मल मोड है. इसमें कितने नोड हैं, 3, क्योंकि 2 तो एंड वाले हैं ही हैं, एक बीच में भी है. सो इन द nth नॉर्मल मोड देयर विल बी n+1 नोड्स, एन एंटी नोड कितने हैं, 2. सो n नॉर्मल मोड में n एंटी नोड्स एंड n+1 नोड्स. सो आपका ऑप्शन नंबर 4 n+1 नोड्स एंड n एंटी नोड्स. कितने लोग का सही है, सबका सही है, उधर एक का गलत है, पता ना. यदि ये क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आता है कि सर ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, इसमें कैसे नोड बताएंगे, कैसे नोड बताएंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं है. सीधे से एक डायग्राम बनाओ, काउंट कर लो, ठीक है, हो जाएगा. अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इन अ टाइट स्ट्रिंग टू डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इट्स लेंथ इज मेड 3/4 टाइम्स द इनिशियल लेंथ. टेंशन विल बी चेंज बाय विच मल्टीपल. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू, इफ v/4l और v/2l, दोनों हो सकता है. ये गलती मत करना कि सर v/2l या v/4l. इफ द स्ट्रिंग, देखो क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि वेदर द स्ट्रिंग इज अटैच्ड एट बोथ एंड और वन एंड. टाइड लिखा हुआ है, इन अ टाइट स्ट्रिंग. ठीक है, टाइट स्ट्रिंग है तो बोथ एंड पे. तो टाइट स्ट्रिंग में है तो फंडामेंटल मोड क्या लिखोगे सर, v/2l. अब क्या बोल रहे हैं कि इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, डबल. लेंथ इज मेड 3/4, तो ये हो गया म्यू, और म्यू डैश जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ म्यू. ट्वाइस म्यू लिखें तो क्या लिखें, ट्वाइस v/ट्वाइस ऑफ l. तो इसको आप ऐसे समझो ना कि ये क्या है आपका v डैश डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स l डैश. ठीक है, l डैश क्या है, l डैश आपका 3l/4 है, तो l डैश को 3l/4 लिख दो. सो ये हो गया. ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, L को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो और 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने, क्या मिल गया, V इज इक्वल टू ट्वाइस V डैश डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, पूछ रहे हैं कि द टेंशन विल बी चेंज बाय विच मल्टीपल। V क्या होता है, यही होता है। ठीक है, हमने फोर्स लिखा है, आप टेंशन को T लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फोर्स F लिखा है। ठीक है, आपका मन कर रहा है आप टेंशन को T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, सर जो नया वेलोसिटी है वो क्या है, जो V डैश है वो 3/2 टाइम्स V है, अज्यूमिंग दैट मास पर यूनिट लेंथ रिमेन सेम, तो टेंशन क्या होगा, स्क्वायर कर दोगे, राइट। सो टेंशन आपका हो जाएगा कितना, 9/4 टाइम्स द ओरिजिनल टेंशन। ठीक है, हो जाएगा। कितने लोग का सही है, सबका सही है, नहीं सबका सही नहीं है, ये कई लोगों का गलत है। कितने लोगों का गलत है, अब से आगे से यही पूछा करेंगे, कितने लोगों का गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इन अ साइनसोइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.17 सेकेंड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट में 0.17 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 4 टाइम्स। रिमेंबर, क्योंकि जब SHM करते हो आप, सो मैक्सिमम से जीरो आने में वो क्या होता है, पाई पूरे में क्या लगता है, 2 पाई। सो मैक्सिमम से जीरो आने में π/2, तो टाइम पीरियड का 1/4। ठीक है, सो 0.1 सेकेंड लगता है आपको मैक्सिमम से जीरो आने में, तो आप टाइम पीरियड सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0.17 सेकेंड्स, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। फिर बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। म्यू इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1 बाई 0.17 टाइम्स 4। सिंपल सा देखो, ऐसा सोचो कि 0.17 इंटू 4 दिया हुआ है विच इज हाउ मच, 0.68, 0.68 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.68 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज 1.47 हर्ट्ज। पेपर आसान था नहीं, कितने लोगों को पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, किसी को ऐसा है जो पेपर डिफिकल्ट लगा हो, किसी को मॉड्यूल का था ना, बायो डिफिकल्ट था। हाँ, हम पूछेंगे दिल्ली का मौसम कैसा है, तुम बोलोगे बॉम्बे में बारिश बहुत होती है। ओके चलो, नहीं भाई, हम पूछ रहे हैं पेपर फिजिक्स का कैसा था, बोले बायो डिफिकल्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिखा हुआ है, N1, N2 and N3 are the fundamental frequency of 3 segments into which a string is divided। एक स्ट्रिंग है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो N1, N2, N3 आ रही। देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय। नाउ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखोगे कि सर एक स्ट्रिंग है, मान लो कि उसका पार्ट क्या है, L1, L2, L3। फंडामेंटल क्या लिखोगे कि सर फंडामेंटल हो गया N1 इक्वल्स टू V बाई ट्वाइस ऑफ L1, N2 इज इक्वल टू V बाई ट्वाइस ऑफ L2, N3 इज इक्वल टू V बाई ट्वाइस ऑफ L3। दैट इज क्लियर। नाउ ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, सर N इज इक्वल टू V बाई ट्वाइस ऑफ L, करेक्ट है, ये लिखोगे ना। नाउ अब ये थोड़ा सा लग सकता है कि सर यहाँ डिनोमिनेटर में है, ऐड कैसे करें, रिवर्स करते हैं चलेगा, रिवर्स करते हैं कोई फर्क है। 1 बाई N क्या लिखोगे, ट्वाइस L बाई V, करेक्ट है। कैन आई राइट दिस एज ट्वाइस बाई V, L1 प्लस L2 प्लस, ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इसको एक्सपेंड कर दो, ट्वाइस L1 बाई V प्लस ट्वाइस L2 बाई V प्लस ट्वाइस L3 बाई V, और ये क्या है 1/N1, 1/N2, 1/N3, तो सिंपली क्या लिख दो,
कि सर 1/n इक्वल्स टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/, हो गया। आसान है। कितने लोगों का गलत था? किया ही नहीं था? क्यों? आसान नहीं है ये आसान नहीं है क्या? देन क्यों नहीं किया? यह इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, नहीं किया आप तुम्हारी किस्मत, क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? वाइब्रेशन ऑफ रोप टाइड बाय टू रिजिड एंड्स शोन बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो वाइब्रेशन है, तो सिंपली वो ये बोल रहे हैं कि वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप विल बी, मिनिमम लेंथ की बात कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? कॉस ऑफ 2 pi t साइन ऑफ 2 pi x। नाउ वेव इक्वेशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये होता है ना। तो ये जो वेव है इसमें हम k की वैल्यू 2 pi बोल दें तो कोई प्रॉब्लम? तो आप क्या बोल सकते हो कि सर दिस इज के एक्स और k की वैल्यू है 2 pi और k आपका क्या होता है 2 pi बाई लेमडा। ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ पाई, तो यहां से आपको मिल गया लेमडा इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप पूछ रहे हैं, याद रखना लेमडा 1 मीटर है, लेकिन मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप क्या हो सकती है? लेमडा बाई 2। सो एल मिनिमम इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 इक्वल्स 1/2 मीटर। कितने लोगों ने गलत किया? ये क्या नहीं गलत भी किया होगा, लेमडा इक्वल टू 1 मीटर लिख के चले आओगे। मिनिमम, हाँ, नहीं देखो लिसन, स्टैंडिंग वेव में आपका क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल ये दो एंड के बीच में स्ट्रिंग है, मिनिमम कैसे हो सकता है? समझ गए? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव? साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन नहीं होता। क्यों पोलराइजेशन क्यों नहीं होता? नाउ लिसन, पोलराइजेशन एक्चुअली होता क्या है? पोलराइजेशन ये होता है कि इफ आपका वेव एक डायरेक्शन में जा रहा हो एंड पार्टिकल्स का वाइब्रेशन मल्टीपल डायरेक्शन में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइट वेव है, लाइट वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इतना पता है सबको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है एंड ये दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या? कि सब डायरेक्शन को ब्लॉक करके हम केवल एक डायरेक्शन को अलाउ करेंगे। तो पोलराइजेशन उसी वेव में होगा जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन आपके वेलोसिटी के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। लेकिन साउंड वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? पार्टिकल का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम होता है, पैरेलल होता है। सो दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूडनल में आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? अ ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन विथ ए इक्वल्स टू 0.2, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2 मीटर, वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 60 मीटर। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेव इज। इससे आसान क्वेश्चन और चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। एम्पलीट्यूड 0.2 लिखा हुआ है, सारे ऑप्शन में एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2। ओमेगा देखो लैम्डा की वैल्यू 60 है। आपका क्या लिखा हुआ है? आपका इक्वेशन दिस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए साइन ऑफ ओमेगा, आपका ओमेगा टी, सॉरी 2 पाई को अंदर कर दो, 12 ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू 0.2 है, सभी वैल्यूज में ए की वैल्यू 0.2 है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है, सो ओमेगा माइनस के एक्स होगा, नॉट ओमेगा प्लस के एक्स। ऑप्शन नंबर ए और बी तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी 360 मीटर है, लैम्डा है 60। नाउ लैम्डा की वैल्यू 60 है, के की वैल्यू क्या बताओगे? 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स के, तो 2 पाई बाई 60 विच इज पाई बाई 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पाई है,
2 पाई नहीं है, साइन ऑफ पाई लिखा है, अंदर लेके जाओगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 60, बट के होना क्या चाहिए, पाई बाई 30। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। 2 पाई को अंदर लेके जाओगे, पाई बाई 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, सबका सही है? चल, कोई तो क्वेश्चन है जो सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इफ टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर सबको पता है, ठीक है, इफ टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज डबल्ड, टेंशन को भी डबल कर दिया और डायमीटर को भी डबल कर दिया, डेंसिटी इज हाफ, देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बिकम, ठीक है, तो एन है फंडामेंटल, क्या लिखोगे, v बाई ट्वाइस ऑफ एल, सो 1 बाई ट्वाइस ऑफ एल अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता है, बट डायरेक्ट फार्मूला इफ आपको याद ना हो फिर भी कर सकते हो, ठीक है, इतना तो याद है ना सबको। नाउ अब देखो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में वो किसकी बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी और डायमीटर आपका क्या हो रहा है, चेंज, टेंशन भी चेंज हो रहा है। अब इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर इज डबल, फ्रीक्वेंसी एन इज डबल, देन डेंसिटी इज हाफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बिकम, ठीक है। नाउ तो सिंपली क्या करो आप कि आप इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखो, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया के टर्म्स में लिखो, क्या करोगे, लिसन लिसन, 1 बाई ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ को क्या लिखें, लेंथ ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, या फिर एरिया लिख रहे हो, ठीक है, तो लेंथ यहां पे क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय लेंथ कर दो, लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हम क्या कर दें, रो टाइम्स एरिया, लेकिन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, सो पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर और 4 यहां पे कर दिया हमने क्या, मल्टीप्लाई, चलेगा। नाउ अब देखो वो क्या क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टेंशन को भी डबल कर दिया और डायमीटर को भी क्या कर दिया, डबल, तो टेंशन को डबल किया, डायमीटर को डबल किया और डेंसिटी को क्या कर दिया, हाफ, तो क्या करें यहां पे 1 बाई ट्वाइस ऑफ एल, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेंशन को कर दो डबल, डेंसिटी को क्या किया, हाफ, और डायमीटर को भी क्या कर दिए, डबल, तो ये हो गया 4d स्क्वायर, करेक्ट है। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाई ट्वाइस ऑफ एल 4 टाइम्स टी डिवाइडेड बाई पाई रो डी स्क्वायर, करेक्ट है। यहां पे 4 हमने कैंसिल कर दिया, तो 4 2 इंटू 2 4 टी पाई डी स्क्वायर, यहां पे क्या है 4t पाई डी स्क्वायर, कोई फर्क है क्या, नो फर्क, मीनिंग कि टेंशन को डबल किया, डायमीटर को डबल किया और डेंसिटी को क्या कर दिया, हाफ, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिमेन्स सेम। क्लियर है सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स at a frequency of 350 hertz and the next higher frequency of 420 hertz. The fundamental frequency of this wire is, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, एन वी बाई ट्वाइस ऑफ एल, एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 एनी नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहे हैं कि रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350, तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 420, सो एनी टू कंसेक्यूटिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, v बाई 2l, और यही होता है फंडामेंटल। सो यहां पे v बाई 2l कितना दिया हुआ है 70 हर्ट्ज, क्योंकि एक फंडामेंटल है 350 एंड द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 420, तो डिफरेंस कितना हुआ 70 हर्ट्ज एंड दैट इज योर फंडामेंटल, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। आई होप ये सबका सही होगा। ओके, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक वेव इक्वेशन दिया हुआ है, अ स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या लिखा हुआ है, ए साइन ऑफ 100t
cos of 0.01x. Correct? Now आगे दिया हुआ where y and a are in millimeter, t in second, x in meter. The velocity of the wave is. Velocity of the wave की बात कर रहे हैं, stationary wave है, velocity तो होगी नहीं. Correct. Now listen, ये हमने भी ये थोड़ा सा वो कर दिया. स्टेशनरी वेव की बात हो रही है. स्टेशनरी वेव बाय डिफिनीशन क्या होता है? बाय डिफिनेशन वहां पे जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती. तो स्टेशनरी वेव का वेलोसिटी तो नॉट डिफाइंड है. आपके जो ऑप्शन दिया हुआ है वो नॉट डेरिवेबल लिखा हुआ है. ठीक है, वो भी सही है, नॉट डेरिवेबल भी आल्सो सही है. ठीक है, जीरो नहीं बोलेंगे. ओके चलो ठीक है, यहाँ हम भी गलत करने वाले थे. चलो कोई दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव is y is equal to 10 sin pi x by 4 cos of 20 pi t. Y equals 10 sin of pi x by 4 cos of 20 pi t. Correct? The distance between two consecutive nodes in meter is. Two consecutive nodes के बीच का distance क्या होता है? लैम्डा बाई 2. तो लैम्डा कैसे पता करेंगे? 2 पाई बाई लैम्डा के होता है. तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 इक्वल्स के, क्योंकि साइन के एक्स होता है. तो के की वैल्यू पाई बाई 4 है और लैम्डा क्या होता है आपका? के इज नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा. पाई से पाई कैंसिल कर दो, लैम्डा इक्वल्स टू हाउ मच? 8 मीटर. सो लैम्डा इज इक्वल टू 8 मीटर. पूछ क्या रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स विच इज हाउ मच? लैम्डा बाई 2. सो लैम्डा बाई 2 इज 4 मीटर. कितने लोग 8 मीटर आंसर मार्क करके आए हैं? यस देखो, किया ही नहीं है. नहीं, कितने लोगों ने 8 मीटर आंसर मार्क किया है? क्या बात है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं. क्या लिखा हुआ है? फॉर अ वेव डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज 10 to the power -8. डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg per meter cube. वेलोसिटी इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. Frequency is 200 hertz. The intensity of the wave is. क्या होता है इंटेंसिटी? सो देखो, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो क्या लिखते हैं हम? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी. ठीक है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा. ठीक है. नाउ एक बात आप ये भी बोल सकते हो कि सर देखो, आपने जो फार्मूला याद किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. तो चाहे जो भी फार्मूला याद करो फर्क नहीं पड़ता है. आपको क्या करना है? एक फार्मूला याद रखो. ठीक है, कोई भी एक फार्मूला याद रखो और जब भी जरूरत पड़े, जैसी जरूरत पड़े उसमें क्या कर लो? डिराइव करके वैल्यू पुट कर लो. ठीक है, तो जो फार्मूला आपने याद किया है मे बी उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो. ठीक है, लेकिन आपको जो याद है आप उसके हिसाब से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमको यही याद है. ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी I0 एंड 9 I0. दो वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी I0 एंड 9 I0. प्रोड्यूस इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हो. ठीक है. इफ एट अ सर्टेन पॉइंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 7 I0, देन the minimum phase difference between two sound waves will be. कैसे करोगे? Now if phase difference आपका phi है, let us assume phase difference is phi. Now आपको ये याद है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, स्क्वायर पे डिपेंड करती है. ठीक है. सो इफ एक का एम्पलीट्यूड हम a अज्यूम करते हैं तो दूसरे का क्या मान लेंगे? दूसरे का क्या होगा? 9 I0 है ना, तो दूसरे का क्या होगा? 3a. तो क्या लिखोगे? सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a डैश जो होगा उसको आप क्या लिखोगे कि सर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a टाइम्स 3a cos phi. करेक्ट है. और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा वो किसके स्क्वायर पे होगा? a डैश के स्क्वायर पे. तो 7 I0 है. ठीक है, तो 7 I0 है, अंडर रूट करोगे क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 7a. ठीक है, तो ये जो a डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 7a.
विच इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, चलेगा। तो 7a² इज इक्वल टू a² प्लस 9a² प्लस 6a² कॉस ऑफ 5। तो ये हो गया 10a², a² कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो 9 1 10 और ये हो गया क्या 7 विच इज -3, -3 इज इक्वल टू 6 cos 5, सो cos 5 इज इक्वल टू -1/2। तो जब 7I0 आ रहा है तो दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, cos 5 इज -1/2। तो फाई की मिनिमम वैल्यू क्या बोल सकते हो कि cos 5 की वैल्यू क्या आ जाए, -1/2 आ जाए। कितनी बोलोगे फाई की वैल्यू? 120। माइनस में तो प्लस ही होता है cos ऑफ -θ तो cos θ ही होता है, तो माइनस मत बोलना, ठीक है। -60 कोई नहीं लिखेगा। तो cos की मिनिमम वैल्यू 120 ले सकते हो, जिसके लिए क्या होगा आपका ये वैल्यू आएगी cos 5 की वैल्यू, सॉरी cos की नहीं फाई की वैल्यू। तो फाई मिनिमम हो जाएगा 120। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देयर विल बी मल्टीपल वैल्यूज जिसके लिए cos 5 की वैल्यू -1/2 आए, बट मिनिमम क्या है, फाई वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या लिखा हुआ है, 2 वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। सेम आपका कॉन्सेप्ट है कि वेव्स का इंटेंसिटी I एंड 4I है, देन इन इंटरफेरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आर रेस्पेक्टिवली। नाउ इसको करने का एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, बट सिंस आपने पढ़ा नहीं हुआ है हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई I और 4I है, तो एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, A एंड ट्वाइस से, चलेगा। तो A और 2A को मिला के आपको मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है 3A, और मिनिमम कितना मिल सकता है A। -A कोई नहीं बोलेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड माइनस नहीं होता है, ठीक है। कोई ये मत बोला कि सर माइनस तो A से छोटा होता है, तो माइनस बोल दे, एम्पलीट्यूड माइनस में नहीं होता है। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल इज दिस, मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल इज दिस। तो यहां पे आपको इंटेंसिटी कितना मिलेगा, 9 आई, यहां पे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वेव्स आर गिवन एज। तो यहां पे 2 वेव्स लिखी हुई हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। नाउ पहली वेव जो लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, y1 इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ 3πt प्लस π/3। चलो दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y2 इज 5 साइन ऑफ 3πt प्लस √3 कॉस ऑफ 3πt। ना तो क्या हो जाएगा ये 10 टाइम्स 1/2 साइन 3πt √3/2। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 3πt प्लस π/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 10 है, ये भी 10 है, तो रेशियो ले लोगे A1/A2 इज 1, ठीक है। आपको मैंने बोला ना कि आपके लिए जाल बिछाया जाता है, उसमें गिरना नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स, यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, two blocks each having a mass 3.2 kg are connected by a wire CD। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, is suspended from the ceiling by another wire AB। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। The linear mass density of the wire is given as 10 gram per meter and that of CD is 8 gram per meter। So 8 gram per meter और यहाँ पे है 10 gram per meter। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस इन AB एंड CD आर। आसान सा क्वेश्चन है, AB और CD में बताना है। तो AB में जो टेंशन लोगे वो दिस प्लस दिस आएगा, ठीक है। तो दोनों का मास 3.2 kg है, तो टोटल हो गया 6.4 kg। तो टेंशन इन AB कितना लिखोगे, 64 न्यूटन। टेंशन इन CD कितना हुआ, 32 न्यूटन। तो वेलोसिटी स्पीड इन AB is equal to tension in AB which is how much, 64 divided by mass per unit length। now यहाँ पे गलत कर सकते हो,
आई एम नॉट सेइंग कि आपने गलत किया होगा, पता है कि तुमको आंसर याद था, बट हाँ ठीक है, बट यहाँ पे गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिट लिखा हुआ है वो ग्राम पर मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इन केजी पर मीटर। सो 10 ग्राम है तो यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे 280 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक ऑप्शन है 79 मीटर पर सेकेंड और 79 है, तो हमने 10 लिया है, उन्होंने 9.8 लिया होगा, नो प्रॉब्लम, इतना वेरिएशन चलेगा। तो 79 मीटर पर सेकेंड आया आपका ऊपर वाले में, नीचे वाले में सेम आएगा क्या? करके देख लेते हैं। वेलोसिटी इन सी डी इक्वल्स टू हाउ मच? 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 और ये 1000, तो 20 रूट ओवर ऑफ 10, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 10 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.15, ठीक है। सो 20 इंटू 3.15 63 मीटर पर सेकेंड है आपका। सो ऑप्शन नंबर ए में 63 मीटर पर सेकेंड इन सी डी एंड 79 मीटर पर सेकेंड इन ए बी, ठीक है। कितने लोग का सही था? ये सबका सही था। कितने लोग का गलत था? यार तुम दोनों में हाथ उठा रहे हो, सही भी था गलत भी था। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय y इक्वल्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एट t इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन कब है? ये सिचुएशन है एट t इक्वल्स 0 एंड y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर एट t इक्वल्स 2 सेकेंड। करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। कैसे करोगे? जब आप स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिखते हो, सो इन द स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन द इक्वेशन इज सपोज टू बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ऑफ वी टी इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड x प्लस वी टी इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या लिखोगे आप? वो आप लिखोगे सर 1 डिवाइडेड बाई लेट अस से 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ वी टी स्क्वायर। ये हो गया स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। t की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0, तो आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t की वैल्यू 2 पुट करो, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो? इसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वी है, यहाँ पे 1 है, तो ट्वाइस ऑफ v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1/2। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। 1 स्टेप आगे जाएगा, क्या जाएगा वो बात की बात है, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए? एनी वेव इक्वेशन, कोई भी वेव इक्वेशन हो, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वी टी। इट शुड बी, ठीक है। यदि x माइनस वी टी के फॉर्म में नहीं है तो वो वेव इक्वेशन नहीं है। x माइनस वी टी और प्लस वी टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है फॉर द वेव शोन इन द फिगर द इक्वेशन फॉर द वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 0 इज एज शोन। तो एक वेव दिखा रखा है उन्होंने और वो बोल रहे हैं कि इट इज एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो वेव बनाते हैं। क्या दिखा रखे हैं? यहाँ पे वेव इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, इतना चलेगा। ओके, नाउ ये उन्होंने शो किया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एम्पलीट्यूड 0.05 और ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है और ये y जो है वो मीटर में है। तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका 0.05
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 0.05 मीटर, रिमेंबर इट इज इन मीटर, ठीक है। नाउ ये 20 सेंटीमीटर का सिग्निफिकेंस क्या है? लैम्डा बाई टू, 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 1 2 3 4 5, सो 5 लैम्डा बाई टू इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। सो लैम्डा क्या हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सो लैम्डा इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका जो इक्वेशन है इसमें आपको क्या चाहिए? के की वैल्यू, करेक्ट है। तो के की वैल्यू आपको क्या बोलोगे कि सर 2 पाई बाई लैम्डा होता है के, सो 2 पाई बाई 8 सेंटीमीटर, दैट इज योर के विच इज पाई बाई 4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सो के की वैल्यू पता है आपको। नाउ वेलोसिटी दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी के बेसिस पे आप क्या बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या बोलोगे? सर v इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा और म्यू इज नथिंग बट ओमेगा बाई 2 पाई टाइम्स लैम्डा। लैम्डा आपको ऑलरेडी पता है, बट यहां पे गलत मत करना, लैम्डा आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ है और स्पीड किस में है? मीटर पर सेकेंड में। सो डू नॉट राइट 8 लिखोगे गलत हो जाएगा। सो 8 इंटू 10 टू द पावर -2, बी श्योर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओमेगा इज नथिंग बट 350 इंटू 100 इंटू ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। सॉरी नॉट 4, 8। अब आपके पास ओमेगा है, आपके पास के है, आपके पास एम्पलीट्यूड है और एनी ऑफ द गिवन ग्राफ में 5 फेज फंक्शन, उससे हमको मतलब नहीं है। तो सिंपली क्या लिख दो? ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ओमेगा टी होगा, प्लस ओमेगा टी नहीं होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा, यहाँ से मिलेगा के, आ जाएगा। कर लोगे या नहीं? चल क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर is given by x is equal to a cos omega t. The curve showing the variation of the potential energy with time t and x are displayed respectively. Okay. So यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये, अब दूसरा है कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ग्राफ में फर्क क्या है? ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, या यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो दोनों वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, बट एक टाइम के रिस्पेक्ट में है और एक आपका डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। नाउ तो जब SHM होता है पार्टिकल का, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे इफ हम डिस्प्लेसमेंट को 0 बोलें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। विच वन? थर्ड ग्राफ। तो एक तो ये सही हो गया। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टी की वैल्यू पुट करो, क्या? 0। टी की वैल्यू 0 पुट करो, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 0। एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। And if that at t equal to 0 displacement is maximum, then potential energy should also be maximum. So यहाँ पे कौन सा ग्राफ है? ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला देखा, सेकेंड वाला ये ग्राफ है। एक बार और, ये आपका इक्वेशन है, दिस इज योर इक्वेशन। If I put t equal to 0, then what is displacement? If I put t equal to 0, cos 0 is 1. Then at t equal to 0, my displacement is maximum. And if the displacement is maximum, then potential energy is maximum. So this is potential energy. This is your function of, or the graph of energy versus time. So at t equal to 0, my energy, potential energy should be मैक्सिमम, मीनिंग एट t इक्वल टू 0 दिस वन। तो ये कौन सा है? ध्यान से देखो, फर्स्ट, करेक्ट है। सो फर्स्ट आपका सही ग्राफ है एंड
थर्ड सही ग्राफ है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड सही लगा के गलत काट दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये आंसर? कितने लोग का सही है? फर्स्ट एंड थर्ड। कितने लोग का गलत है? गलत मार्क कर दिए। ये सबसे बड़ा अपराध है, सही करके गलत मार्क कर देना सबसे बड़ा अपराध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स अपॉन। बहुत लोग गलत करते हैं इसमें। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट। किसमें होगा? चाहे जिस पोजीशन पे हम कर लें टोटल एनर्जी तो सेम रहती है, मीनिंग डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंडेंट नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है, ये तो गलत हो गया। नाउ रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, बट टोटल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट एवर मे बी द डिस्प्लेसमेंट, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट है। सो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो गलत है। सो बचा क्या? एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में कैसे डिपेंड करेगा? टाइम पीरियड पे ऐसे डिपेंड करेगा कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज़्यादा एनर्जी होता है। सही है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। करेक्ट है? के को ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर। या एक्सेलरेशन, जो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर ए है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए? सो टाइम पीरियड, आप ऐसे मत सोचो कि सर टाइम पीरियड कहाँ आता है फॉर्मूले में, बट ओमेगा आता है एंड ओमेगा डिपेंड्स अपॉन टाइम या टाइम डिपेंड्स अपॉन ओमेगा, एक ही बात है, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 26। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, नाउ देखने में आपको क्या लग रहा है? मोशन ऑफ द पार्टिकल इज SHM और नॉट? नाउ इसको आप ये बोल सकते हो कि सर दिस इज समेशन ऑफ 2 SHMs, तो SHM होगा, लेकिन कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? x इक्वल्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना मैथ तो आता है सबको, इतना मैथ आता है ना? a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस b बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। करेक्ट है? क्या लिख देंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर डेल्टा की वैल्यू क्या लिखोगे? सर ये कॉस डेल्टा है, ये साइन डेल्टा है, ठीक है, तो टेन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बाई ए। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, बट डेल्टा आपको बताना नहीं, आपको क्या बताना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द एम्पलीट्यूड। सो इन दोनों को ऐड करने पे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सही है सबका? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये आपका, जैसे सर ने बताया था, एरर एनालिसिस करोगे। सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t, what will be the percentage change its time period if its amplitudes is decreased by 5%? एम्पलीट्यूड मतलब कितना एक साइड में ले जाते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लिखते हो सर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। क्वेश्चन नंबर 27। तो आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बट आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उसका डिस्टर्बेंस है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है, दैट इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, सो इफ एम्पलीट्यूड इज नॉट वेरी लार्ज देन इट इज इंडिपेंडेंट, बट इफ एम्पलीट्यूड इज कंपेरेबल टू द लेंथ, मतलब 5 मीटर का वायर है और 5 मीटर साइड में ले गए, तब आपका वो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल,
आप ये बोल सकते हो कि सर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, तो आप 5% कम करो चाहे 4% कम करो, उसका कोई फर्क नहीं है, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड? 0%। सबका सही है? चलो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो पेंडुलम है, एक का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, दूसरे का लेंथ 1.44 मीटर है, और दोनों सेम फेज में स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया और सेम फेज में स्टार्ट करते हैं अपना ऑसिलेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ लार्जर पेंडुलम दे विल स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर अगेन, मतलब फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइम पीरियड निकाल लीजिए। क्या बोलेंगे सर इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। एल कितना है 1.44 मीटर डिवाइडेड बाई जी। इसका कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई जी। तो टाइम पीरियड की हम बात करें तो लार्जर पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है T2 जो है उसको आप यहाँ 1.44 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, तो क्या करोगे 1.2, तो इसको हम लिख देते हैं 1.2 टाइम्स टी, और इसका क्या हो जाएगा टी। तो क्या बोलोगे कि सर जो लार्जर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर पेंडुलम के टाइम पीरियड के 1.2 टाइम्स टी है। अब हम क्या बोलेंगे कि सर देखो फिर से जब ऑसिलेट होना है तो हम क्या करेंगे कि इसका आप एलसीएम ले लो। कैसे करोगे, तो अब देखो क्या है कि 1.2 और ये 1, तो 6 सेकेंड मान लेते हैं कि 6t, तो ये 6t बाद क्या हो जाएगा, 6t बाद वो फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। तो 6t में ये जो लार्जर पेंडुलम है इसने कितने ऑसिलेशन किए होंगे भाई, 1.2 टाइम्स टी, इसका 1 ऑसिलेशन है, तो 6t में कितना हो जाएगा, लार्जर पेंडुलम का 5 ऑसिलेशन, लार्जर पेंडुलम का 5 ऑसिलेशन और शॉर्टर पेंडुलम का 6 ऑसिलेशन। और आपके क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन ऑफ द लार्जर पेंडुलम दे विल स्टार्ट स्विंगिंग इन द सेम फेज अगेन, तो कितना ऑसिलेशन 5 ऑसिलेशन। आपके क्वेश्चन में 5 वाइब्रेशंस लिखा है, सो नो प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और इसमें बताना यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कितनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ये जो मल्टीपल स्प्रिंग्स हैं इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, ये 2K और 2K आपका किस में है, सीरीज में है, तो क्या करें सीरीज में है, तो सीरीज में है भाई 2K सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है 1/K1 प्लस 1/K2। उसी तरह से आप ध्यान से देखिए, इसको हम x से यदि इधर पुश करेंगे तो इन दोनों का कंप्रेशन x और इसका इलोंगेशन x, तो ये K और ये ट्वाइस ऑफ K तीनों क्या हैं, तीनों आपके पैरेलल कनेक्शन माने जा सकते हैं। तो क्या बोलोगे सर K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K प्लस ट्वाइस ऑफ K विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स K। ये हो गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। जब ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/K, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1 बाई ट्वाइस ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट कितना लिखोगे सर, 4 टाइम्स K डिवाइडेड बाई मास विच इज m। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 4K बाई m विच इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पाथ है ऐसा शेप्ड और यहाँ पे एक कार है, कार जैसा दिख नहीं रहा है बट ये कार है। तो ये कार है, कार के दोनों तरफ 2 आपका रबर बैंड्स है। नाउ रिमेंबर, रबर बैंड को जब आप खींचते हो तो आपको फोर्स लगता है, बट जब रबर बैंड को पुश करते हो तो कोई फोर्स नहीं लगता, वो स्लैक हो जाता है। तो हमको बताना ये है कि कार को एक तरफ खींच के हम रिलीज करेंगे तो हमारा ऑसिलेशन जो होगा उसमें टाइम पीरियड कितना होगा। तो भाई जब रबर बैंड को एक तरफ जब खींचोगे तो ध्यान देना, इफ हम रबर बैंड को इधर खींचे या कार को इधर डिस्प्लेस करें तो ये वाला जो रबर बैंड है ये तो फोर्स लगाएगा, बट इधर वाला रबर बैंड स्लैक हो जाएगा, तो इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो इन दिस केस एट वन टाइम ओनली 1 रबर बैंड आपका फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स नहीं लगाएंगे। यदि दोनों स्प्रिंग होते तो क्या होते, चाहे जिधर भी फोर्स करते, स्प्रिंग को पुश करो तब भी फोर्स लगता है, स्ट्रेच करो तब भी फोर्स लगता है। तो इसमें केवल एक रबर बैंड एट ए टाइम काम करेगा। सो इसका कांस्टेंट K है, इसका कांस्टेंट K है। तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या बोलेंगे आप सर, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/K। m/ट्वाइस ऑफ K नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रबर बैंड जो होता है वो स्लैक हो जाता है, वो स्लैक होने पे फोर्स नहीं लगाता। इफ ये दोनों स्प्रिंग होते तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/ट्वाइस K हो गया होता, बट ये दोनों स्प्रिंग नहीं है, ये दोनों रबर बैंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है,
इसमें आपका एक ग्राफ है जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो बहुत ही आसान है, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मतलब वो पार्टिकल कहाँ पे रहा होगा, ध्यान से देखिए निगेटिव में मैक्सिमम है, मीनिंग वो पार्टिकल अपने निगेटिव एक्सट्रीम पे रहा होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर a। नाउ निगेटिव एक्सट्रीम पे पार्टिकल है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा, ये t हो गया और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका 0 से शुरू होगा और कैसा बनेगा, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, विच इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.1 kg, ये एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर, और जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 8 × 10⁻³ नाउ हमको पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और उन्होंने लिखा हुआ है ये कि इनिशियल फेज जो है पार्टिकल का वो 45 डिग्रीज है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है ½m⍵² a², ये होती है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 8 × 10⁻³ जूल्स। अब यहाँ पे देखो आपको मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इधर गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, ये आप जब आप सॉल्व करोगे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हो, सर स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a sin ऑफ ω t प्लस फाई। तो यहाँ पे आपको ओमेगा इस क्वेश्चन से मिल जाएगा, a की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, और फाई की वैल्यू आप π/4 या 45 डिग्री रख दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि एक पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक मास गिवन है, और ये जो पिस्टन है ये ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम में, और ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड। तो आपको पता है टाइम पीरियड 1 सेकेंड, तो विच इज 2π/ω, और यहाँ से मिल जाएगा ω = 2π। तो जब टाइम पीरियड 1 सेकेंड ओमेगा 2π हो गया, अब क्वेश्चन में पूछ ये रहे हैं द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन फॉर विच द ब्लॉक एंड द पिस्टन विल सेपरेट। तो अभी ध्यान से देखो, सेपरेट होने का क्या मतलब, सेपरेट होने का मतलब कि नॉर्मल क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे ब्लॉक के लिए इक्वेशन आप क्या लिखोगे, लेट अस सपोज कि जो पिस्टन है वो आपका ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a। तो पिस्टन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या लिखोगे कि सर n = mg प्लस m⍵² a, m⍵² a या m टाइम्स a लिख दो एक्सेलरेशन। एंड इफ पिस्टन डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या लिखोगे, इफ द पिस्टन इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड तो n = mg - ma हो जाएगा। तो वही ये पिस्टन और ब्लॉक जो है वो तभी सेपरेट होंगे जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा हो, क्योंकि तभी आपका n जो है वो mg से कम आएगा, अदरवाइज mg से ज्यादा है। नाउ तो यदि सेपरेट होना है तो n को हम 0 कर दें, तो n को 0 कर दें तो क्या लिखेंगे, mg - ma = 0, यहां से मिल जाएगा g = एक्सेलरेशन। तो जब पिस्टन का जो एक्सेलरेशन है वो आपका g के इक्वल हो जाए तब वो सेपरेट हो जाएंगे। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सर ω² टाइम्स एम्पलीट्यूड, और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आपको 2π पता है। सो g = 4π² टाइम्स एम्पलीट्यूड, π² को आप अप्रोक्सीमेटली g के इक्वल बोल सकते हो। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 मीटर। So minimum amplitude for which the piston and the block will separate will be equal to how much, 1/4 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन द x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस x = a + b sin ω t। हमको बताना ये मोशन ऑफ दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, देन एम्पलीट्यूड कितना है। नाउ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो a + b sin ω t लिखा हुआ है इसमें a केवल आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट हो गया है।
तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है a माइनस बी। तो इक्विलिब्रियम a पे शिफ्ट हो चुका है, और इक्विलिब्रियम के अराउंड वो एम्पलीट्यूड क्या है? प्लस बी से माइनस बी तक वो ऑसिलेट कर रहा है। इक्विलिब्रियम के प्लस बी ऊपर और इक्विलिब्रियम के माइनस बी नीचे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में a का कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन और दिस SHM इज b, नॉट a प्लस बी, नॉट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नॉट a। एम्पलीट्यूड इज b। अगला क्वेश्चन है, टू SHMs हैं, y1 इज a sin ओमेगा t माइनस kx, y2 इज b cos ओमेगा t माइनस kx। अब हमको बताना यह है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप इसको भी साइन के टर्म्स में लिख लो। कैसे लिखोगे? सर y2 जो cos के टर्म्स में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर b साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस kx। तो भाई साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहां पे पाई बाई 2 प्लस दिस इज नथिंग बट कॉस दिस। अब देखो, अब दोनों साइन के टर्म्स में है, और ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? जो डेल्टा फेज डिफरेंस आप बोलोगे वो कितना हो जाएगा? सर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है इन दोनों SHMs में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है कि इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई को क्या लिख सकते हैं? मास टाइम्स रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी। सो 1/2 टाइम्स ट्रांसलेशनल एनर्जी विच इज हाफ m v स्क्वायर। ऐसा मास कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, हाफ कैंसिल। यहां से आपको क्या मिला? k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 2। सो k इक्वल्स टू r बाई रूट 2। और आपको पता है कि k इक्वल्स टू r बाई रूट 2 किस केस में होता है? आपका जो प्लेट होता है या सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर के केस में आप बोलेंगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, सो k की वैल्यू r बाई रूट 2 होती है। सो यहाँ पे आप बोल दोगे कि सर ये किसका काम है? ये जो है 50% ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, वो आपका सॉलिड सिलेंडर के केस में मिल सकती है। ये आपका प्लेट के केस में भी मिल सकता है, सॉलिड प्लेट में भी मिलेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है, सो सॉलिड सिलेंडर वाला केस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में यह है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। हमको बताना यह है कि ये जब सॉलिड सिलेंडर बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचेगा, सो सेंटर ऑफ मास जो है, उसका सेंटर है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सो कैसे बताएंगे? सिंपल है, क्या करो सर, यहां से यहां तक जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जा रही है कम, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो एक सॉलिड सिलेंडर जो कि रोल कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर हाफ 3/2 m v स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सॉलिड सिलेंडर। ये इसमें आपका रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। अब इसमें आप क्या बोलोगे कि सर ये हो गया, अब दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट हुआ था, प्योर रोलिंग किया, यहां पहुंचा, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। ऐसा मास को कर दो आप कैंसिल, मास को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका v स्क्वायर। सो v इज नथिंग बट 2 टाइम्स
रूट ओवर ऑफ जी एच डिवाइडेड बाई 3. सो 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ जी एच बाई 3 और रूट ओवर ऑफ 4GH. आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो रूट ओवर ऑफ 4GH. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है जो कि स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है. प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर. नाउ सो अब इसमें क्या है कि ये आगे जाके हेड ऑन कोलिजन करता है विथ अनदर सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर का मास भी m है और हॉलो स्फीयर का मास भी क्या है m. नाउ दोनों का मास m है और हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं. तो आपको याद हो कि जब हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू सेम मास बॉडी और ये वो इलास्टिक कोलिजन है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कोलाइड्स इलास्टिकली, तो क्या होता है उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होती हैं, एक्सचेंज हो जाती है. उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी आपका जो होता है वो एक्सचेंज. नाउ ये ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि जितना इसका काइनेटिक एनर्जी है वो उसका हो जाएगा, नहीं. जो उनका वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगा. मतलब दो बॉडीज हैं वो कोलाइड कर रही हैं, एक का स्पीड यहाँ पे सपोज v1 हो और इसका v0 है, तो आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, इसका v0 हो जाएगा और इसका v1 हो जाएगा. लेकिन आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये तो रेस्ट पे है, तो ये जब रेस्ट पे है सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन. जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. क्यों? क्योंकि ये बिफोर कोलिजन ये रेस्ट पे था और इन्होंने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लिया. अब आपको बताना ये है कि आफ्टर द कोलिजन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A में क्या रेशियो है. तो भाई ध्यान से देखिए, सिंस सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, भाई ये स्फीयर स्मूथ है, ये स्फीयर स्मूथ है, ये ग्राउंड स्मूथ है, कहीं पे फ्रिक्शन है नहीं, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये स्फीयर और ये स्फीयर के बीच में कोई टॉर्क नहीं होगा. मीनिंग इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वाइल काइनेटिक एनर्जी तो इसको ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये हॉलो स्फीयर के पास जो रोटेशनल एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीनिंग ये हॉलो स्फीयर की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको हो जाएगी ट्रांसफर, लेकिन इसकी रोटेशनल एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, वो अपने पास ही रखेगा. क्यों? क्योंकि भाई रोटेशनल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए टॉर्क चाहिए और टॉर्क यहाँ पे कहीं पे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है जो सेंटर से जा रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, सो देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो नेट टॉर्क ऑन द सॉलिड स्फीयर. दैट इज वाई वो काइनेटिक एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल वाली वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी. तो हम क्या बोलेंगे कि सर आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. After the collision, what is the kinetic energy of B? Which is half mass into V0 square. That is the kinetic energy of B after the collision. Now after the collision, what is the kinetic energy of A? Now ध्यान दीजिएगा, ये kinetic energy क्या है, ट्रांसलेशनल है. आफ्टर द कोलिजन A के पास आपकी रोटेशनल एनर्जी बची रहेगी, कितनी होगी, हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है, 2/3 m r स्क्वायर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. सो V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो ये हो गया 2 से 2 को कर दिया कैंसिल और यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल, जो कि हो गया mV0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. सो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ A आफ्टर कोलिजन, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ B आफ्टर कोलिजन. अब आपको बतानी है रेशियो, तो mv स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई mV0 स्क्वायर बाई 3. सो ये रेशियो आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ B डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2. तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही चॉइस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, अ स्फीयर एस रोल्स विदाउट स्लिपिंग. ये स्फीयर एक है जो विदाउट स्लिपिंग ये रोल कर रहा है. यहाँ पे एक प्लांक है जिसपे यहाँ पे रोल कर रहा है. नाउ ध्यान से देखिए, जब रोल्स विदाउट स्लिपिंग की हम बात करते हैं, मीनिंग यहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा. मीनिंग ये जो स्फीयर है और जो प्लांक है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा. प्योर रोलिंग के केस में देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्फीयर एंड द प्लांक. Now since there is no friction on the plank and between the plank and the sphere,
और ग्राउंड तो आपको लिखा हुआ है क्या है, योर ग्राउंड इज स्मूथ, मीनिंग राइट नाउ आपका ये जो प्लांक है उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। सो सिंस प्लांक के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये जो यहाँ पे आपका नेल लगा हुआ है, देयर विल बी नो फोर्स बाय द नेल ऑन द प्लांक आल्सो, क्योंकि नेल को फोर्स लगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका प्लांक क्या हो, प्लांक आपका रिमूव करके एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे, बट प्लांक वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई ये जो स्फेयर है वो प्लांक पे फ्रिक्शन लगा नहीं रहा है और ग्राउंड और प्लांक के बीच में फ्रिक्शन है नहीं, सो प्लांक पे कोई फोर्स नहीं है। और भाई जब प्लांक पे कोई फोर्स नहीं है, प्लांक इज नॉट ट्राइंग टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तब हम नेल को रखें चाहे निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेल ने कोई फोर्स लगाया ही नहीं प्लांक पे, चाहे पहले चाहे बाद में। सो नेल पहले भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, उसको हमने निकाल दिया, प्लांक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो क्या होगा, आफ्टर वी रिमूव द नेल द स्फेयर विल कीप ऑन रोलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द प्लांक विल नॉट मूव। सो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ स्फेयर एंड द पी विल रिमेन एट रेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफ इक्वल हाइट आर कैरिंग अ लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम है जिसका मास m है और लेंथ l है। तो दो आदमी हैं, ट्रायंगल हमने बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दो आदमी हैं। एक पर्सन जो है वो एक एंड से l/4 डिस्टेंस पे है और दूसरा एक एंड से l/6 डिस्टेंस पे है, और ये दोनों जो है बीम को कैरी कर रहे हैं। अब हमको बताना ये है कि रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टू देयर हेड्स इज, मीनिंग यहाँ पे लेट अस सपोज हम बोलें n1, यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 नॉर्मल है, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस ऑन देयर हेड ये हमको बताना है। कैसे करोगे भाई, बीच में कहीं पे क्या होगा, mg होगा, बीच में mg होगा। अब हम क्या बोलेंगे, सर बीच में mg है तो n1 प्लस n2 इक्वल्स टू mg हो गया। n1 प्लस n2 mg है। अब आप क्या करोगे, सर n1 पे हम मान लेते हैं क्या है, एक्सिस। जब n1 पे एक्सिस है तो रोटेशनल भी क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखने के लिए क्या बोलोगे, सर n2 क्रॉस n2 टाइम्स ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ये l/4 और ये l/6, l/4 और l/6, अब ये बीच का डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा। सो यहां ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हो कि सर l माइनस l/4 प्लस l/6, जो कि क्या होगा आपका 12, सो 3 5 l/12, ये हो गया आपका ऐसा। सो ये हो गया आपका ये डिस्टेंस इक्वल्स टू mg का टॉर्क। भाई ये mg कितना दूरी पे एक्सिस से है, mg हाफ डिस्टेंस पे लगेगा, ये l/4 और ये l/4, सो mg टाइम्स l/4। तो ये हो गया आपका n2। उसी तरह से n1 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे आप, n1 के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, सर एक्सिस यहाँ पे है, और जब एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा तो क्या बोलोगे, सर एक्सिस यहाँ पे है तो क्या करो, सर n1 टाइम्स, अब ये n1 एक्सिस से ये सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे क्या लिखोगे, सर 12l माइनस 5l/12 विच इज 7l/12 विच इज इक्वल टू mg टाइम्स, ये कितना दूरी पे आएगा, सर l/2 माइनस ऑफ l/6, l/2 माइनस l/6 आपका कितना हो जाएगा, l/3। तो ये हो गया। सो ये दो इक्वेशन से आपका n1 और n2 का वैल्यू मिल जाएगी और आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k इज अप्लाइड एट अ पॉइंट दिस 2, -3 एंड 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट 002, मतलब ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है जिसपे फोर्स ये अप्लाइड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। तो क्या बोलोगे, सबसे पहले आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, सर पोजीशन वेक्टर इज दिस माइनस दिस विच इज हाउ मच, 2 माइनस 0 विच इज 2i कैप, -3 माइनस 0 इज -3j कैप, 1 माइनस 2 इज -1k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब जब पोजीशन वेक्टर आ गया, आपको बताना क्या है, टॉर्क। टॉर्क बताना बहुत आसान है सर, टॉर्क वेक्टर जो होता है दैट इज नथिंग बट r क्रॉस f। तो ये आपका r है, 2i माइनस 3j माइनस k क्रॉस विथ 2i प्लस 3j माइनस k। इन दोनों को आप क्रॉस प्रोडक्ट तो कर सकते हैं।
तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा ये आपका मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, और आप उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि दो फोर्स है जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और पहला फोर्स जो है 2i + 3j + 4k है, दूसरा फोर्स -2i - 3j - 4k है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा नहीं, मतलब वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, सर τ1 विल बी इक्वल टू r1 क्रॉस f1 एंड τ2 क्या हो जाएगा, r2 क्रॉस f2। और जब ये टॉर्क आप निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये टॉर्क टोटल विच इज इक्वल टू τ1 + τ2, ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। मीनिंग टोटल टॉर्क भी 0 है एंड टोटल फोर्स भी 0 है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। हमको बताना ये है कि एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग से पास होके जाती है, और ये एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। नाउ एक तरीका तो ये है कि आप पूरा कैलकुलेट करिए, इंटीग्रेट करिए। दूसरा तरीका ये है कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I = I सेंटर ऑफ मास प्लस m टाइम्स d²। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग जो होता है वो उस रिंग के सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होता है, इतना पता है आपको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, रिंग के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे, mr², चाहे सेमी सर्कुलर हो, चाहे पूरी रिंग हो, चाहे एनी पार्ट ऑफ द रिंग हो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, mr² विच इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस मास, और ये d डिस्टेंस क्या है, 2r/π। तो इसको आप लिख दीजिए कितना, 4r² डिवाइडेड बाई π²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास इक्वल्स, यहाँ से mr² हमने ले लिया कॉमन, सो 1 - 4/π²। तो ये था आपका आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का। आप एक तरीका मुश्किल वाला ये है कि आप पूरा एक एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये सीधे सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगा दिया और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस सेंटर ऑफ मास मिल गया। क्वेश्चन नंबर 44 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 में एक डिस्क है जिसके ऊपर थ्रेड लटका हुआ है और उससे एक मास हैंगिंग है। एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम जो डिस्क का रेडियस एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन/सेकंड है और रेडियस ऑफ द डिस्क इज 20 सेंटीमीटर। हमको बताना ये है कि ये जो मास है वो कितनी स्पीड से नीचे जाएगा, वो v है। तो सिंस ये थ्रेड डिस्क के ऊपर हमने रोटेट किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर थ्रेड जिस स्पीड से नीचे जाएगा, थ्रेड की लेंथ जिस स्पीड से बढ़ेगी वो हो जाएगा v = r टाइम्स ओमेगा। तो r 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर टाइम्स ओमेगा 10, तो ये हो गया 2 मीटर/सेकंड। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ द ब्लॉक जिससे वो नीचे जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 45। एक फैन है जो 3000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से रोटेट कर रहा है। तो पर मिनट है, हमने इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो अचानक से किसी ने स्विच बंद कर दिया और वो 10 सेकंड में फैन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो 10 सेकंड में रुक जाता है तो क्या मतलब कि भाई स्विच बंद करने से लेके रुकने तक कितना रिवॉल्यूशंस, कितने चक्कर फैन ने लगाए हैं, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लें कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो भाई अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया -5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्या सर, फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स थीटा। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 25² डिवाइडेड बाई 10, सो थीटा इज इक्वल टू योर 250 रिवॉल्यूशंस। मतलब जो आपका फैन है वो स्विच ऑफ करने से लेके एक्चुअली रुकने तक 250 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो ये थे आपके टोटल 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पार्ट। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए और फिर एक बार अगेन अपने से खुद से ट्राई करिए कि सॉल्यूशन देखने के बाद आप फिर से कर पाते हैं या नहीं।